हेलो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमने अब तक देखा प्रजनन तंत्र, प्रजनन और भ्रूण का विकास। आज हम देखते हैं प्रजनन तंत्र में जो प्रजनन स्वास्थ्य की समस्या है उससे हम कैसे निपटें और वो स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का विवरण देने के पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि जो रिप्रोडक्शन है या जो प्रजनन है, ये प्रजनन तो पूरी की पूरी जो जाति है, जो पूरा जीवन है, जो मानव जाति है या इस पृथ्वी पर जीवन की एक धरोहर है और इसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी इन द स्पीशीज, कंटिन्यूटी इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रादर वी शुड से। मतलब ये हुआ कि यदि हमको पृथ्वी पर जीवन की तलाश है तो उसकी निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। यही बात मानव जाति पर भी आधारित होती है। अब मानव जाति में जो प्रजनन होता है, जो मानव प्रजनन होता है, उसकी विधियां तो हमने देखी, लेकिन मानव प्रजनन के स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जी रहे हैं साल 2020 में, मतलब ईयर 2020, और ईयर 2020 में अभी एक नया अध्याय जो हमने देखा है, जिसे हम और आप गुजर रहे हैं, वो है कोरोना का काल। कोरोना काल में भी गाहे बिगाहे हम ये समाचार पढ़ते रहते हैं कि इस कोरोना ग्रस्त महिला ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया या बालक का जन्म होते ही वो कोविड पीड़ित हो गया। तो ये जो बातें हैं और ये जो प्रजनन है, ये जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ये तो कोरोना से अफेक्टेड अभी बताई जा रही हैं। अलावे इनके जो प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो क्या हैं, उनका कैसा प्रभाव होता है और क्यों आखिर हमको इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अभी जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं वो ये है कि जिस समय, मतलब 1947 की बात यदि हम करें, जिस समय हम आज़ाद हुए थे, उस समय हमारी जो जनसंख्या थी उससे आज हम कई गुने बढ़ के आ गए हैं और अब जो हमारी ग्रोथ रेट चल रही है वो 1.7 की ग्रोथ रेट से हम गुजर रहे हैं। तो 1.7 की ग्रोथ रेट अभी 2020 से हम गुजर रहे हैं। ये मैं डेटा आपको दे रही हूँ, ये मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ। इसका अर्थ होता है बच्चों कि 2001 में जो जनसंख्या नापी गई थी, जो जनसंख्या निकाली गई थी, उसके अनुसार 2001 में 33 सालों में हमारी जनसंख्या डबल हो जाएगी। तो हमने 2001 के बाद अब 2020 में हम आ गए हैं, मतलब हम 33 साल में अब कितने माइनस आप कर दो। अब जाहिर सी बात है कि 19 बरस तो हमने जी लिए, अब 19 साल के और 33 वर्षों में हमको डबल होना था। तो 19 साल के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोचो कि अब हमारे पास कितने साल बचे, 13 साल, 14 साल ही तो बचे। तो ये जो 14 साल बचे हैं, इनमें मतलब जो एक्सप्लोजन आने वाला है जो जनसंख्या का, वो इतना भयावह आने वाला है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनसंख्या विस्फोट होने वाला है या जिससे हम गुजर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो उसका सामाजिक प्रभाव देखिए। सामाजिक प्रभाव क्या होता है कि जब जनसंख्या एक्सप्लोड हो जाती है, आप किसी इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए। आप एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और ट्रेन के डिब्बे में जो कैपेसिटी है वो 70 यात्रियों की है, लेकिन अचानक से भीड़ बढ़ जाती है और उसके अंदर 200 लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो नतीजा क्या होगा? ट्रेन तो चल पड़ी, पर अंदर जो यात्री घुस गए वो इस मंशा से अंदर चले गए कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पर उनकी यात्रा कितनी कष्टदायी होगी, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। वही हाल हमारी इस धरती का हो रहा है। आ तो गए हम, कैपेसिटी 70 की है, घुस गए 200 लोग, होगा क्या? ट्रेन चल पड़ी है, धरती तो अपनी गति से चल रही है, जीवन चल रहा है, लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ,
क्या उस यात्रा का सुख हमको मिल पाएगा? क्या एक सुखद यात्रा का अनुभव हमको मिल पाएगा? नहीं। तो कौन कौन से कष्ट होंगे? सबसे पहला तो सोशल प्रॉब्लम आएगा, हम संवेदनहीन हो जाएंगे, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी, रहने की समस्या आ जाएगी, रोटी कपड़े मकान की तो मूलभूत समस्याएं आ जाएंगी। जब इनको सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे तो हम धरती तो कोई बढ़ने वाली नहीं है, हम यहाँ पर बिलियन और ट्रिलियन होते चले जा रहे हैं। हम 130 करोड़ की संख्या में आ गए हैं अकेले भारत में। पर क्या धरती हमारे लिए 130 करोड़ की संख्या के लायक बढ़ी क्या? धरती नहीं बढ़ी, उसका आयतन फिक्स है। द अर्थ इज नॉट एक्सपैंडिंग, द प्लैनेट इज रिमेनिंग इन द सेम साइज। उसका सेम साइज है, उसका वही आकार है। तो क्या होगा? हम उसके टुकड़ों को अब अपने रहने के लिए काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे, तो जंगल कटते चले जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, तो वातावरण हमारा खराब होता चला जाएगा। उसके बाद अब खेत ही नहीं बचेंगे, तो कितने भी हम लाख कोशिश करके लैब टू लैंड टेक्निक भी अपना लें, हम टिश्यू कल्चर भी अपना लें, हम एक टेस्ट ट्यूब में 2 एकड़ खेती की फसल लगाने की तैयारी भी कर लें, तो भी उसके टिश्यू निकाल के हमको बोने पड़ेंगे ज़मीन में ही। जब धान की बालियां निकलेंगी तो वो अपने पूरे आयतन में निकलेंगी, वो अपनी पूरी लंबाई में निकलेंगी, तभी हमको हमारा भोजन मिल पाएगा। वो खेत हम कहाँ से लाएंगे? वो रह जाएगा। शिक्षा कहाँ से आएगी? शिक्षा कहाँ से आएगी? अगर शिक्षा का बंदोबस्त हो भी जाए तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो संवेदनहीनता आ गई, अशिक्षा आ गई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई, वातावरण संबंधी समस्याएं आ गई, साथ ही साथ बेसिक जो नीड है, जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, वह भी कम से कमतर और आखिर में ख़त्म होती चली जाएंगी। और बेसिक नीड में कोई सोफ़ा, फर्नीचर या अट्टालिकाओं, महल की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो बेसिक नीड में आपको प्राणवायु, ऑक्सीजन गिना रही हूँ। इज़ गोइंग टू बी डिक्लाइंड। इसकी कमी होने वाली है, पानी की कमी होने वाली है। ये हमारे किस कारण हो रहा है? ये हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हो रहा है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण हम ढूंढते हैं। चलिए, क्यों हमको इसका कारण ढूंढना चाहिए? क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो देखिए कि एमएमआर और आईएमआर घट गए। एमएमआर क्या होता है बच्चों? एमएमआर होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। याद रखेंगे, एमएमआर और आईएमआर मतलब माता जननी, जो जननी मृत्यु दर है वो कम हो गई, और शिशु मृत्यु दर भी कम हो गई। मतलब अब जन्म की दर बढ़ गई तो पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन के 4 फैक्टर होते हैं ना, ई माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हमने क्या किया? डेथ रेट को कम कर दिया, बर्थ रेट को बढ़ा दिया, और ई माइग्रेशन कम कर दिया, इमाइग्रेशन बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? अपने आप पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अब ये क्यों हुआ? आईएमआर और एमएमआर क्यों हो गया? क्योंकि आप देखो, अब जगह जगह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आ गई हैं, जीवन थोड़ा सा सुलभ होता जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ता गया। तो हम क्या करें? क्या लोगों को सुविधाओं से वंचित कर दें? नहीं, सुविधाओं से वंचित करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। दूसरा कारण क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? अनअवेयरनेस। अभी भी ऐसे स्लम एरियाज हैं, ऐसे झुग्गी झोपड़ीज हैं, जहाँ पर माता पिता को अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं है, बच्चों को अपने परिवार का पता मालूम नहीं है। तो ऐसे ये भी तो आखिर मनुष्य हैं, ये भी तो हमारे ही जनसंख्या में गिनती में आएंगे। तो इनका कोई भविष्य नहीं है, इनके पास इनके जीवन के कोई साधन नहीं है। तो ये किसमें
एक्सप्लोड कर रहे हैं, ये नंबर में एक्सप्लोड कर रहे हैं। और जब ये नंबर में एक्सप्लोड करेंगे तो चूंकि ये अनअवेयर हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, तो ये क्या होगा, इनका जो जीवन होगा वह निम्न स्तर का रहता जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बाकी के जो मनुष्य की कम्युनिटी है, जो ह्यूमन कम्युनिटी है, जो मनुष्य का समुदाय है, ये उसको अफेक्टेड करेंगे। तो दूसरा कारण अशिक्षा भी है। तीसरा कारण, हमारे कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मेशन हुए जो कि हमारी बेहतरी के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ऐड किया है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। जैसे कि हमारा एक सोशल रिफॉर्म है विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, उसने भी कुछ प्रतिशत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में एडिंग की है। दूसरा है पॉलीगेमी। कहीं कहीं कुछ कम्युनिटी में देयर आर मोर देन वन मैरिजेस बीइंग स्टिल इन प्रैक्टिस, वहाँ पर भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंग। ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए एक और समस्या आ रही है, वो ये है अनसेफ कॉन्टैक्ट्स। जो अनसेफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए बोर्ड के द्वारा कई बार इस तरह के पाठ्यक्रम को चलाने की कोशिश की गई कि जिसमें ये कवायद की गई कि आपस में जब संपर्क होता है तो वह सुरक्षित संपर्क हो। लेकिन बाद में ये माना गया कि उस अध्याय को पढ़ाने के लिए आपके घर का वातावरण और समाज का वातावरण अपने आप में पर्याप्त है। There is no need to have a school classroom for that. तो अपने दिमाग को आप अगर पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली कहीं पर इंगेज करके रखते हैं तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू अराइज। वो समस्या आने वाली नहीं है। जो समस्या आ रही है वो ये है कि कवायद ये भी चल रही है कि जो मैरिजेबल एज है पहले 18 वर्ष थी और अब 21 वर्ष मानी जा रही है। तो 21 वर्ष जिस तरह से हम मैरिजेबल एज जो है, जो विवाह का की जो उम्र है, यदि हम उसको बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्पैन है, जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है, वो साल 2 साल 3 साल का उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह से जो एक्सप्लोजन है ये अफेक्ट करता है हमारे मानव समाज को। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक खास तरह का एक विभाग आया, WHO की तरफ से भी आया और हमारे अपने देश में हमारी संसद में भी आया। उसको हम कहते हैं, उस विभाग को हम कहते हैं RCH डिपार्टमेंट, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके प्रोग्राम आते हैं, इसके डिपार्टमेंट आते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के जो प्रोग्राम है या जो डिपार्टमेंट है, ये WHO से भी और हमारे हमारे अपने देश के स्तर पर भी ये कार्यक्रम चलते हैं। 1951 में 1951 में पहला फैमिली प्लानिंग का अमेंडमेंट आया था। पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में इम्प्लीमेंट हुआ था और वहाँ पर उस कार्यक्रम के तहत 3 बच्चों की जो परमिशन थी वो गिनी जा रही थी। लेकिन नाउ इट इज बैंड। नाउ 3 चिल्ड्रन नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया, नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद हम दो हमारे दो, ये नोशन आया, ये स्लोगन आया। और अब छोटा परिवार सुखी परिवार के साथ साथ हम सिंगल चाइल्ड को एनकरेज करने लगे हैं। और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो हम उसको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। क्यों ऐसा करने लगे? क्योंकि जिस एक्सप्लोजन की बात हमने की, जिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की, जिस जनसंख्या विस्फोट की बात हमने की, उस जनसंख्या विस्फोट में जब लोग अपना परिवार बढ़ाने लगे, उनकी सदस्य संख्या बढ़ने लगी, उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो उसके साथ साथ क्या होने लगा कि वो ये मानने लगे कि जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनको बढ़ना चाहिए। तो अर्निंग मेंबर्स में दे फील कि अर्निंग मेंबर्स मतलब मेल है ना,
तो मेल विल बी द आइडियल अर्निंग मेंबर्स, और फीमेल चाइल्ड रखने का मतलब है कि एक तो अर्न नहीं करेगी, दूसरा उसकी शादी ब्याह में भी खर्च होगा, और सुरक्षा तो की समस्या अपनी जगह है ही। तो पीपल स्टार्टेड गोइंग रादर मूविंग फॉर फीमेल फिटिसाइड, जिसको हम कहते हैं एमनियोसेंटोसिस। तो ये जो फीमेल फिटिसाइड का जो केस आने लगा, यह भी एक शर्मनाक घटना हो गई। अब ये फीमेल फिटिसाइड, एमनियोसेंटोसिस या कन्या भ्रूण हत्या, जो भी नाम हम देना चाहें, इसके लिए फिर से एक नियम कानून आया, और उसको हमने कहा MTP, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी कारणवश, किसी समस्या के कारण, अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण MTP मतलब मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना भी पड़ता है, तो 1971 में उसको लीगलाइज किया गया। लेकिन अब फिर से उसमें सुधार किए गए हैं कि MTP भी एक तो 20 सप्ताह तक होगा, और दूसरा उसमें 2 प्रैक्टिशनर चाहिए। तो ये एक मैंने आपको सारांश बताया कि जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह के दुष्प्रभाव को वो परिलक्षित कर रहा है, हाउ इट इज अफेक्टिंग द सोसाइटी विद द एविल इफेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और कैसे हम इसको कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल। तो RCH प्रोग्राम के तहत सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया कि अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। वो ऑडियो वीडियो प्रोग्राम रन करने लगे, काउंसलिंग करने लगे। जो बच्चे थे कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले, उनको बताने लगे, उनको अवेयर करने लगे। रिप्रोडक्टिव एज की जो एडल्ट जो कपल्स थे, दे स्टार्टेड एडुकेटिंग देम कि व्हाट विल बी दी कंसिक्वेंसेज इफ़ यू आर गोइंग टू हैव मोर चिल्ड्रन, तो क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप इफ़ यू गो फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड तो आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो दीज आर द थिंग्स दे स्टार्टेड गोइंग फॉर। और RCH के इस प्रोग्राम से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए और इसका प्रभाव भी पड़ा।